वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24 और अब वक्त हो चला है आपको हमारे खास प्रोग्राम में ले चलने का, जिसका नाम है राजनीति। केंद्र की राजनीति देश की दिशा तय करती है, तो वहीं इसके पैरेलल राज्यों की राजनीति भी राज्यों की दिशा तय करती है। ऐसे में हमारे खास शो राजनीति के जरिए हमारी कोशिश है कि राज्यों में होने वाली राजनीति और उससे जुड़ी जो भी खबर हो वो हमारी नजर से ना बचे और हम आप तक पहुंचा पाए। और आज के हमारे खास शो राजनीति में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मथुरा में बनने वाले श्री कृष्ण कॉरिडोर की। इस कॉरिडोर की क्या खासियत होने वाली है ये आपको बताएंगे। सिर्फ धर्म ही नहीं, सियासत के लिहाज से भी कॉरिडोर का क्या असर दिख सकता है ये भी आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद बात होगी रामनगरी अयोध्या की। आपको बताएंगे कि अयोध्या की सुरक्षा को कैसे चाक चौबंद कर दिया गया। खास इंतजाम के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में आगे देंगे। और फिर बात होगी बाबा बागेश्वर की। आपको ये बताएंगे कि एमपी में बाबा बागेश्वर का दौरा आखिर क्या कहता है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो साथ ही मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कैसे कमर कसी ये भी आपको दिखाएंगे। बैठकों के दौर के बीच किसका जोर और किसका सिक्का चल रहा है ये भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बात कर लें धर्म के नजरिए से। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बदलने की तैयारी योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम पूरे जोर शोर से जारी, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में एक दिव्य कॉरिडोर को बनाने की भी पूरी तैयारी में योगी सरकार है। मथुरा को ये तोहफा योगी सरकार देगी। तो अब इस खबर को हम आपको दो तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आपको अयोध्या में बनते राम मंदिर की वो तस्वीर नजर आएगी जिसका इंतजार देश ने पूरे 500 साल तक किया, और जितना लंबा इंतजार था मंदिर का निर्माण भी उसी भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको मथुरा के उस भव्य कॉरिडोर की झलक नजर आएगी जिसकी तैयारी पूरे जोर शोर से की जा रही है। और अब राजनीति के नजरिए से इस कॉरिडोर को अगर समझे तो कैसे ये कॉरिडोर सत्ता की चाबी बन सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। यूपी की योगी सरकार ने ये ठान लिया कि कान्हा की नगरी मथुरा का पूरी तरीके से कायाकल्प करना है। और इस फैसले की तरफ सबसे बड़ा कदम है मथुरा में बनने वाला वो कॉरिडोर जिसको 500 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। एक ऐसा कॉरिडोर जो मथुरा के नक्शे को सिरे से बदल देगा। जो प्राचीनता है वृंदावन की वो खत्म ना हो, कॉरिडोर तो बनना चाहिए। उस गवर्नमेंट को और श्रद्धालुओं को फायदा है, और प्राचीनता वृंदावन की समाप्त नहीं होनी चाहिए। यूपी में सियासत के नजरिए से देखा जाए तो मथुरा के कॉरिडोर की अहमियत काफी बढ़ जाती है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरे जोर शोर से जारी, वहीं दूसरी तरफ अब मथुरा में भव्य कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी है। सबके बीच भले ही विपक्ष सनातन को लेकर के कंफ्यूजन में है, लेकिन बीजेपी जानती है कि कॉरिडोर का असर सियासत पर भी होगा। मथुरा में कॉरिडोर की खबर भर आई कि साधु संत से लेकर धर्मगुरु सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। ये वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और बाहर से बहुत से भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए, लेकिन जगह संकीर्ण होने का कारण बहुत से श्रद्धालु आहत होते हैं, सही ढंग से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, ना मतलब वहाँ पर रुकने का भी जगह भी है। तो इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार और योगी जी मोदी जी का जो पहल चल रहा है, जहाँ पर भक्त लोगों की दर्शन करने में दिक्कत होता है, तो इन्होंने कॉरिडोर बना रहे। बहुत ही अच्छा बात है, ये बात बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। मथुरा में बनने वाले इस भव्य कॉरिडोर की रिपोर्ट सीएम योगी के सामने पेश की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में कुछ सुधार के निर्देश दिए। सुधार के बाद जल्द ही इस पूरी योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और योगी सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने के बाद इसी साल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाए। अब इस कॉरिडोर को बनाने के पीछे की वजह क्या है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल साल 2022 में जन्माष्टमी के दिन भीड़ में दबने के चलते 2 लोगों की वहां मौत हुई, और इसके बाद एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कॉरिडोर बनाने की योजना पेश करने को कहा। से ही कॉरिडोर को लेकर के तैयारियां की जा रही है, और अब इस कॉरिडोर में क्या खास होगा ये भी आप समझ आइए।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है। यानी जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा नदी से जुड़ता है, वैसे ही मथुरा कॉरिडोर मंदिर को यमुना नदी से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद भक्त यमुना नदी में डुबकी लगाकर सीधे बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के चारों तरफ 9 मीटर का बफर जोन बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन बेल्ट होगी। 750 वर्ग मीटर में परिक्रमा मार्ग से मंदिर मार्ग के लिए चौड़ी रोड का निर्माण होगा, तो साथ ही वहीं 18,400 वर्ग मीटर खुला इलाका भी होगा। मंदिर के सामने 2 तलों के परिसर में प्रतीक्षालय यानी वेटिंग रूम बनाया जाएगा। पूजा के सामान की दुकानें, चिकित्सा और पुलिस सुविधा की व्यवस्था भी पूरी रहेगी। इस कॉरिडोर में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ 4 और प्राचीन मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, जिसमें मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ जैसे प्राचीन मंदिर शामिल रहने वाले हैं। तो ये डिटेल में हमने आपको जानकारी दे दी और अब इसे इनकैश करने की कोशिश जाहिर है योगी सरकार करेगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट का एक बड़ा स्टेटमेंट। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के सचिन पायलट का बयान, प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं है। सचिन पायलट ने ये क्लैरिफाई किया, गहलोत या पायलट गुट नहीं है, सभी कांग्रेस के साथ है और सभी कांग्रेस के हाथ के साथ है। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो भी उम्मीदवार वो सब मेरे गुट हैं, इसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन, विचारधारा, पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगी, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चिन्ह, और ये सबको बात जानते हैं और सब बात को एक्सेप्ट करते हैं। मथुरा कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे। सचिन पायलट को सुनने से पहले मथुरा कॉरिडोर अगर बन करके पूरी तरीके से तैयार हुआ तो वोट बैंक की राजनीति इसे कही जाएगी, तो राम मंदिर का जिक्र भी यहाँ करना जरूरी है। तो चलिए अब राम नगरी अयोध्या के बारे में आपको बताते हैं। बात उसी राम अयोध्या की करेंगे जहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण इस वक्त चल रहा है। लेकिन अब अगर आप उसी अयोध्या नगरी में जाएंगे तो वहाँ के नज़ारे अलग ही आपको नजर आएंगे। अब इसको राजनीति के नजरिए से समझना है तो 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ आपको उद्धव ठाकरे दिखेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में कहा कि अयोध्या में गोधरा जैसा कांड हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और खास तौर पर तैयार की गई फोर्स के हाथ में अयोध्या की निगरानी है। लेकिन इसके बावजूद अयोध्या को लेकर के सियासत साधने की तैयारी की जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर आकार ले रहा है, वैसे वैसे श्री राम के शहर में हिफाजत के इंतजाम भी भरपूर होते जा रहे हैं। रामनगरी की सुरक्षा के लिए खास तौर पर एसएसएफ की टीम तैनात है, जो अयोध्या के चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें गड़ाकर रखेगी। राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इसी अनुक्रम में एक टुकड़ी हम लोगों के यहाँ प्राप्त हुई है। इस टुकड़ी को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एक विशिष्ट व्यवस्था है और प्रशिक्षण के बाद इनको जो है ड्यूटी पर समायोजित किया जाएगा। अयोध्या में तैनात ये सिक्योरिटी हाल ही में उद्धव ठाकरे के उस बयान के जवाब की तरह है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने अयोध्या के बहाने गोधरा कांड जैसी घटना को दोहराने की बात कही थी। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा. करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा ते। अयोध्या के बहाने उद्धव ने नया सियासी मुद्दा छेड़ने की कोशिश भर की थी कि अयोध्या की सुरक्षा खास तौर पर बढ़ा दी गई। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी का कहना है कि रामनगरी की सुरक्षा तो खुद हनुमान जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई किसी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की दृष्टि से जब रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होंगे, किसी को खरोच भी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है।
पुलिस हर समय सजग और सतर्क है और उनको इस प्रकार का बयान देने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। तो रामलला जब विराजमान होंगे तो हनुमान जी चारों तरफ गदा लेकर घूम रहे होंगे। तो अयोध्या को अभेद किले में बदलने की तैयारी की जा रही है। स्पेशल फोर्सेस के हाथ में राम नगरी की हिफाजत है। जाहिर है अयोध्या में अभी से सुरक्षा को लेकर हो रही तैयारी एक तरह उद्धव ठाकरे को जवाब की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अयोध्या की सुरक्षा के लिए तैनात फोर्स ने शहर की हिफाजत का पूरा जिम्मा उठाया है और अब रामनगरी में तैनात की गई फोर्स को किस तरह शहर की सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है, ये भी आपको समझा देते हैं। राज्य सरकार की तरफ से गठित एसएसएफ को पीएसी और यूपी पुलिस के बेहतरीन जवानों को मिलकर के तैयार किया गया। सोमवार की रात एसएसएफ की 2 बटालियन अयोध्या पहुंच चुकी है और अब 1 हफ्ते तक इन जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था इनके हवाले कर दी जाएगी। अयोध्या के सीओ एसके गौतम के मुताबिक राम जन्मभूमि की सुरक्षा में 280 एसएसएफ के जवान तैनात होंगे, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या को लेकर के सियासत साधने की तैयारी चल रही है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश में भी राजनीति जोरों पर है। हम लगातार राज्यों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर एक पार्टी अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बार फिर से दरबार सजने वाला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचने वाले हैं और अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीति के नजरिए से भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दौरा अपना असर दिखा सकता है। कैसे, इसके 2 तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाएं। एक तरफ आपको कमलनाथ के एक कार्यक्रम की तस्वीर दिखेगी जहां हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। इस कार्यक्रम के जरिए कमलनाथ ने अपना सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एक कार्ड खेला। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर एमपी की राजधानी पहुंचने वाले हैं। 27 सितंबर से बाबा बागेश्वर की कथा का कार्यक्रम भी यहां शुरू होगा और 28 सितंबर तक ये चलने वाला है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भोपाल में अपनी इस चर्चा के दौरान बागेश्वर किसके नाम पर पर्चा निकालते हैं। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि 14 से लेकर 19 सितंबर तक भोपाल में भीषण बारिश होने के आसार हैं। हमने ये निश्चित किया है कि बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमान कथा अब भोपाल में 26, 27 और 28 सितंबर को होगी। समझे आप? तो आने वाली 26 से 28 तारीख के बीच भोपाल में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से जुड़ी एक जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। 26 सितंबर को पहले दिन बाबा बागेश्वर की शोभा यात्रा निकलेगी। ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा। शहर के अन्ना चौराहे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद 27 और 28 सितंबर को पीपल्स मॉल परिसर में श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा। 28 सितंबर को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार भी सजेगा और इसके अलावा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर गणेश पूजन और विसर्जन भी कराया जाएगा। यानी पॉलिटिक्स के लिहाज से और आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी भी कमर कस रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस में एक तरह की हलचल जरूर नजर आ रही है। चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कमर पूरी तरीके से कसी है। तैयारियों को समझना है तो 2 तस्वीरों के जरिए आपको इजीली समझा देते हैं। एक तरफ दिल्ली में माहौल बना हुआ है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और माना जा रहा है कि इसमें 103 नामों पर मुहर लग सकती है, जहां लगातार हार रही सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। देखिए, असल में कांग्रेस एमपी में लगातार 66 सीट हार रही है और इसी से सबक लिया गया है कि अब लगातार 3 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब इस हिसाब से कांग्रेस 66 चेहरे बदल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ एमपी में कांग्रेस ने अपने नेताओं की साख परखने की भी ठान ली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल में कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है और बीजेपी की तर्ज पर ही बाहरी नेता कांग्रेस को रिपोर्ट देंगे, जबकि रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ की मौजूदगी में रणनीति तैयार की जाएगी। यानी अगर कुल मिलाकर समीकरण आप देखें तो एमपी में कांग्रेस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है।
मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। लड़ाई भले ही भोपाल की है, लेकिन मार्च दिल्ली में भी तैयार हो रहा है, जहां कांग्रेस अपने योद्धाओं के नाम पर मंथन कर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बारी अब टिकट वितरण की है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान और मध्य प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज ये जुगत लगाने में लगे हुए हैं कि टिकट किसको दिया जाए। ये माना जा रहा है कि वर्तमान विधायकों में से 25 से 30 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। साथ ही साथ 66 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि कांग्रेस लगातार हारती रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 66 सीटों पर कांग्रेस लगातार 3 बार हारने वाले प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी। तो कुल मिलाकर के राज्यों की राजनीति इस वक्त खूब चमक रही है, क्योंकि आगे टारगेट पर है बाकी जगहों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाला आम चुनाव। और ऐसे में वक्त अब छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते इस वक्त की सुर्खियां।